मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और धीरे धीरे स्थितियाँ जो हैं कंट्रोल में आती हुई नज़र आ रही हैं। बहुत अच्छी बात है और चीज़ें वापस सुचारू रूप से दिखने लगी हैं, मार्केट चलने लग गया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। तो अब एक आशा की किरण है कि अब टीचिंग और ये लर्निंग वाला प्रोसेस भी नॉर्मल जैसा था वैसी स्पीड पर, उस कंडीशंस पर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। चलिए इसी उम्मीद के साथ कि बहुत जल्दी स्टूडेंट्स और टीचर्स के फ़ायदे के लिए जो एक अच्छा माहौल चाहिए पढ़ने पढ़ाने के लिए वो पॉसिबल होगा बनाना। क्योंकि कैमरे के सामने आप भी समझ सकते हैं, जैसे मेरे सामने एक नॉन लिविंग चीज़ है जिसको मैं पढ़ा रही हूँ। जैसे फ़ोन में तुम देखते हो, कितने दिन से तुम क्लासेस देख रहे हो, बहुत लंबे टाइम तक फ़ोन पे जुड़े रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऐसे ही एक कैमरे के सामने पढ़ाना भी थोड़ा सा, सामने स्टूडेंट्स होते हैं ना, चेहरा दिखता है, उनकी आंखें बोलती हैं, पता चलता है कि कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया या ये थोड़ा कच्चा रह गया बच्चों का। एक रिवीजन होती है, जो पहले दिन पढ़ाया अगले दिन जाके उसको पूछते हैं, तो टीचर को भी बहुत अच्छा फील होता है। एज अ टीचर तो मैं बता रही हूँ कि अच्छा फील होता है कि कल जो पढ़ाया था वो ज़्यादातर बच्चों को आ गया। अब मुझे नहीं पता मैंने कल जो पढ़ाया तुमने वो याद किया कि नहीं किया, तुम्हें राजभाषा के आयोग पता है कि नहीं पता, राजभाषा का सन पता है कि नहीं पता, कब बनी, दिवस कब मनाते हैं हिंदी का, ये सब चीज़ें। तो एक अच्छा रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। जब हम टीचिंग का मैं कोर्स कर रही थी तो हमें समझाया गया था कि एक अच्छा टीचर वो होता है जिसमें कुछ खासियत होती हैं। उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट खासियत ये थी कि टीचर हमेशा जितना पढ़ाए, चाहे वो 2 लाइन पढ़ाए, लेकिन अगले दिन आके पहले उन दोनों को रिवाइज कराए और फिर आगे नई चीज़ें पढ़ाना स्टार्ट करें। तो रिवीजन यहाँ पॉसिबल नहीं है, यहाँ तो मुझे बोलना है। ये वन वे कम्युनिकेशन हो गया। आप मैसेजेस लिखते हैं लेकिन मैसेजेस में वो बात नहीं होती जो आमने सामने होती है कि टीचर पूछता है और बच्चे आंसर देते हैं। उससे बच्चों को भी फील होता है कई बार, जो नए आते हैं, कि यार सबको आता है, हमें नहीं आता, हमें भी पढ़ना पड़ेगा। तो वो जो एक माहौल होता है ना, उसकी अपनी ही एक इम्पॉर्टेंस है और वहाँ जाके इंसान को फील होता है कि मुझे पढ़ लेना चाहिए क्योंकि दुनिया बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन देने वाली है। तो अपने आप ये फील करते रहो, खुद से मोटिवेटेड रहो कि सब लोग पढ़ रहे हैं। न जाने कितने लाखों स्टूडेंट्स हैं जो सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं, करोड़ों। उनमें से लाखों लोग फॉर्म भर देते हैं और लाखों में से भी बहुत सारे लोग पढ़ते भी हैं। बहुत सारे नहीं भी पढ़ते, लेकिन पढ़ने वालों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है और कोई ऑप्शन नहीं है ना। पहले खेती करके काम चल जाता था, छोटी मोटी कई फैक्ट्रियों में नौकरी करके। अब ये समझ में आ गया कि एक्सप्लॉयटेशन बहुत है प्राइवेट सेक्टर में और कुछ नहीं पता, आज नौकरी है कल नहीं है। इस लॉकडाउन के 2 सालों ने तो दिखा ही दिया कि आपके पास कुछ भी स्टेबल नहीं है। सरकारी नौकरी है तो आप आज़ाद हैं दिमाग से, आपकी तनख्वाह आनी ही आनी है, वो काम लें आपसे या ना लें। टीचिंग से बढ़िया, मैंने आपको कई बार एग्जाम्पल भी दिया नहीं होगा कि टीचिंग कितना बढ़िया है। अब टीचर्स बिल्कुल फ्री थे, अब बुलाने लग गए, अब जा रहे हैं टीचर्स, काम में लग गए हैं। लेकिन फिर भी आप ये देखें कि बाकी सबके मुकाबले जो सरकारी नौकरी पर थे, चाहे वो क्लर्क थे, अफसर थे या वो किसी भी रैंक पर थे, उन सबको ज़्यादा फायदा रहा क्योंकि उनकी कोई सैलरी नहीं कटी। जबकि प्राइवेट वालों ने क्या कर दिया, आधों को आधी सैलरी दी, आधों को निकाल ही दिया कि हम यहाँ पे इतनी वर्कफोर्स को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो आप ये देखिए जिनकी नौकरियां चली गई वो कैसे, क्या करेंगे वो लोग। दूर ना जाएं, आप देखो कितनी सारी फैक्ट्रीज में कितने लोग जो थे, कोई पार्किंग को संभाल लेता था, कोई वहाँ पे वॉचमैन था, कोई सिक्योरिटी गार्ड, इन सबकी नौकरियां कहाँ गई। इस लॉकडाउन पीरियड में किसी को सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ताले लगे हुए थे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में और इन सब में, या छोटियों में भी, तो उन सबकी नौकरियां गई। ऐसे बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। अब सोचो घर कैसे चलता होगा। इसीलिए मेहनत कर लो। देखो ना मिलना तो कंफर्म है, अगर नहीं पढ़े तो पढ़ के मिलने के चांसेस हैं, इसीलिए पढ़ो। चलिए, कल हम लोगों ने ये सब पढ़ा था, देखो भाषा के ऊपर मैंने बताया था। अब सारे याद करने का टॉपिक नहीं है, लेकिन अब कुछ कुछ पढ़ने के टॉपिक्स हैं। देखो 324 से हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, देखो ये रहा। इलेक्शंस थे ना 324 में, आपको बताया था निर्वाचन आयोग होता है, एक निर्वाचन आयुक्त होता है, 3 होते हैं टोटल, जिनमें से 2 को अन्य कहते हैं। देश का इलेक्शन कमीशन पूरे देश के इलेक्शन कंडक्ट कराता है, चाहे वो लोकसभा के हों, राज्यसभा के हों, राष्ट्रपति के हों, उपराष्ट्रपति के हों। लेकिन राज्य में जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं, नगर निगम नगर पालिका के इलेक्शन होते हैं, वो उस विशेष राज्य का जो निर्वाचन आयोग बनता है, स्टेट का इलेक्शन कमीशन वो कराता है। बाकी स्टेट में एमएलए के इलेक्शन देश का इलेक्शन कमीशन कराता है। ठीक है, 324 हमने पढ़ लिया था। इसके बाद मैंने कहा था ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है बीच वाले, क्योंकि हर एक को नहीं आप याद कर सकते। फिर हमने 330, 31, 32, 33 सारे याद किए थे। पहले अपने देश के SC ST लोकसभा में इनकी सीटें थी 84 और 47। फिर आंग्ल भारतीय समुदाय की थी 2, लेकिन अब वो
यूजलेस है। अब 2020 के बाद से उनको हटा दिया, कह दिया जरूरत नहीं है। ऐसे ही राज्य में जो विधानसभा है इसमें SC/ST की सीटें थी, फिर इसमें एंग्लो इंडियन की सीटें थी, तो 2 आर्टिकल एंग्लो इंडियन के अब यूज नहीं होते, एक तो 331 और एक 333। SC/ST के लिए जो सीटों का प्रावधान था वो अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया, किससे? 104वां संविधान संशोधन 2020 की जनवरी में। कल मैंने सारी बातें आपको समझाई थी, ये 30, 31, 32, 33 सब बताया था आपको, ठीक है। वही काम का था मेन, उसके बाद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पिछड़े आयोग का देख लेना, पिछड़े वर्ग का 340 वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 331, ये 41 और 42 SC/ST वाला। भाषा फिर काम का था 343, 14 सितंबर 1949 हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया, और तब से हर साल हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी पखवाड़ा सेलिब्रेट करते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में। 1 से 14 सितंबर के बीच में हिंदी पखवाड़ा होता है, और उसमें फिर हिंदी पोएम रेसिटेशन, हिंदी के निबंध, हिंदी के बहुत सारे ऐसी गोष्ठियां रखी जाती हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, हिंदी का महत्व बताते हैं। ऐसा लगता है उन 15 दिनों में कि शायद हिंदी से बढ़िया धरती पे कोई भाषा नहीं है और हम हिंदी के लिए पता नहीं क्या करने वाले हैं। लेकिन फिर 10 दिन भी नहीं चलती वो हिंदी की वो इतनी इंपॉर्टेंस, और फिर आप देखते हैं कि हिंदी गायब। फिर सितंबर आएगा, फिर चारों तरफ हिंदी की चारों तरफ दिखेगा कि हिंदी भारत के माथे की बिंदी और हिंदी जो है हमारी माता है, इस तरह की बातें। लेकिन पूरे साल फिर भूल के बैठ जाते हैं। चलिए पूरे साल तो भूलते हैं, कम से कम एक दिन तो याद कर लेते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी संघ की राजभाषा के रूप में हम लोगों ने मान ली थी। तब आपके देश में गांधी, नेहरू टाइप के बड़े बड़े, 49 में खैर गांधी तो नहीं थे, लेकिन अंबेडकर, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद जैसे बड़े बड़े नामी गिरामी लीडर्स थे, ठीक है। फिर उसके बाद राजभाषा आयोग इसी का पार्ट है, वो सब इसी में आएंगे। ये अलग अलग मत याद करना कि कहाँ पे क्या चलती है, बस एक राजभाषा का 343 याद रखना, एक 351 याद रखना लास्ट वाला, क्योंकि इसके लिए हिंदी भाषा के विकास के लिए कुछ रिकमेंडेशंस है। यहाँ आके खत्म हो गया। आज हमें यहाँ से पढ़ना है इमरजेंसी प्रोविजंस, बहुत 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 काम का। और ये डायरेक्ट नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि ये थोड़ा समझना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ना पड़ेगा हमें। चलिए पहले इसके ऊपर बातचीत करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे जब ये प्रॉपर तुम्हें समझ में आ जाएगा। आप सब लोग सब काम छोड़ के कोई कुछ मत टाइप करना, मैं देखती भी नहीं हूँ कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं। सब लोग सिर्फ मेरी बात सुनो, ध्यान से समझो इस कॉन्सेप्ट को। इस पे बहुत बार पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है आपातकाल, जिसको आप कहते हैं इमरजेंसी। और इमरजेंसी का मतलब होता है ऐसी कंडीशन कि उसके सामने दूसरा कुछ इंपॉर्टेंट ना हो, दूसरे हम कहते हैं इमरजेंसी है। लेकिन डॉक्टर्स के पास भाई इमरजेंसी है। इमरजेंसी का मतलब होता है वो कंडीशन जब आप उसके अलावा दूसरा कोई काम ना कर पाए, या कंडीशंस ऐसी ना हो कि आप दूसरा कोई काम कर पाए उसके अलावा, तो आप कहते हैं इमरजेंसी की स्थिति है। आपके देश में भी कई बार इमरजेंसी आ जाती है, और इमरजेंसी आएगी ऐसा हमारे पूर्वज भी जानते थे। अंबेडकर, गांधी, नेहरू, पटेल, सबको पता था कि इमरजेंसी तो कभी भी आ सकती है, बता के थोड़ी ना आती है इमरजेंसी की मैं आ रही हूँ। ये तो कभी भी किसी परिवार पे, समाज में, जिले में, राज्य में, देश में। अब आप पेंडेमिक को देखिए, ये भी एक इमरजेंसी जैसी कंडीशंस क्रिएट हो गई थी। तो इमरजेंसी आपके देश के संविधान में लिखित में है कि अगर देश पे, राज्य पे, या कभी इस तरह की पैसे की साख पे कोई बात आ जाए तो इमरजेंसी आप लोग लगा सकते हैं। अब इमरजेंसी का प्रावधान किया गया, ये आपने टॉपिक मेनली उठाया है जर्मनी से। वैसे इसके अलग अलग भाग कहीं कहीं और से भी लिए हैं, लेकिन अगर मेन पूछे तो आप कहेंगे जर्मनी से हमने आपातकाल को ज्यादा सीखा कि किस तरह से क्या कुछ किया जा सकता है। आपके देश में आपातकाल 3 तरीकों से लगता है, इनको पहले ध्यान से सुनना और समझना। पहला तरीका है अगर आपके देश के ऊपर कोई बाहर से आक्रमण कर दे, बाहरी आक्रमण, इसको बाह्य आक्रमण भी बोलते हैं। बाहर से कोई हमारे ऊपर आक्रमण कर दे, जैसे चाइना ने कर दिया था 1962 में, पाकिस्तान ने कर दिया था 1965 में, ऐसे ही 1971, 1999 बहुत सारे ऐसे सन हैं जब हमारे ऊपर बहुत बार विदेशी जो है अड़ोसी पड़ोसी आक्रमण करने की कोशिश करते हैं या कर देते हैं। तो उस टाइम पर आपके देश की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब ना हो, और अगर आक्रमण हो गया तो चीज़ें नॉर्मल नहीं चल सकती, ये तो कॉमन सेंस है। तो उस कंडीशन में आपके देश में संविधान में प्रावधान है कि बाहरी आक्रमण के कारण आपके देश में आपातकाल लगाया जा सकता है, ठीक है। ये एक कंडीशन है, बाहरी आक्रमण हो। अगर बाहरी आक्रमण ना हो, आपको किसी से युद्ध करना पड़ जाए, क्या करें, वो स्थिति ऐसी कर दे कि हमें युद्ध करना पड़ेगा, हम आक्रमण
करने के लिए उसने हमें परेशान कर दिया कि हमें युद्ध करना पड़ेगा। बाहरी आक्रमण में हम बैठे थे, कोई हमारे ऊपर अटैक कर रहा है तो हम जवाबी कार्यवाही करेंगे। अब ये थोड़ी है कि गांधी जी वाली वो रीति कि भैया एक थप्पड़ मारा दूसरा गाल आगे कर दे, नहीं। अब कोई हमारी टेरिटरी में घुसेगा, हमारे सैनिकों को मारेगा, हमारे लोगों को परेशान करेगा, तो बाहरी आक्रमण हो रहा है, हमें जवाबी कार्यवाही करनी पड़ेगी। कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशन होती है हमें भी युद्ध करना पड़ जाए, पहल हमें करनी पड़ जाए तो। और अगर ये भी ना हो तो यहाँ पे एक शब्द हुआ था, यूज हुआ था, जिसको कहते थे आंतरिक उपद्रव हिंदी में, और इंग्लिश में इसको कहते थे इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये 3 कारण ध्यान से समझो। बाहरी आक्रमण, आप नहीं चाहते थे लड़ना, कोई आपके ऊपर अटैक कर रहा है, आपकी सीमाओं में जबरदस्ती घुस रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप जवाबी कार्यवाही करेंगे, आप भी लड़ेंगे। युद्ध करना पड़ गया, किसी ने कंडीशन ऐसी बना दी कि हमें अटैक करना पड़ गया उनके ऊपर, उसमें आप बैठे थे, आपके ऊपर अटैक हुआ, यहाँ आपको युद्ध में जाना पड़ा। और आंतरिक उपद्रव, कभी देश के अंदर ही ऐसी स्थिति हो जाए, कुछ लोग देशद्रोही टाइप के इकट्ठे बहुत लोगों को कर ले और अंदर ही अंदर उपद्रव मचा दें, तो आंतरिक उपद्रव या आंतरिक अशांति भी इसको कह देते हैं, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। अगर आपके देश में ये 3 कारण पैदा हो जाते थे, 1950 के संविधान में आपने लिखा कि अगर देश में 3 कारण पैदा हो, कोई हमारे ऊपर अटैक कर दे, हमें किसी से युद्ध करना पड़े, या आंतरिक इंटरनल देश के अंदर कोई विरोधी पार्टी है, कोई भी धर्म के नाम पे या कुछ भी इस तरह का कोई कम्युनिटी है और वो आंतरिक अशांति पैदा कर दे, देश के बड़े हिस्से में गड़बड़ पैदा कर दे, लोगों को भड़का दे, तो उस टाइम पर देश में आपातकाल लग सकता है। ये कंडीशंस हैं, ये 3 कंडीशंस हैं, तीनों आपकी समझ में आ गई होंगी। बाहरी आक्रमण, युद्ध और आंतरिक उपद्रव या आंतरिक अशांति, इसको आप कह सकते हैं। इन 3 कारणों से आपके देश में 1950 में जो किताब आपने लागू की उसके अकॉर्डिंग आपातकाल लग सकता था। अब ध्यान से सुनना और समझने पर फोकस रखना। आर्टिकल लिखा 352 और कह दिया कि देश में, पूरे देश में, अभी जो मैंने पीछे समझाया, अगर ऐसा होता है तो राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा, नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में लग सकती है, यानी पूरे भारत में। अब मान लीजिए पूरे भारत में ऐसा ना हो, कोई एक इमेजिन करते हैं चाइना है, नॉर्थ ईस्ट में चाइना की बाउंड्री हमारे साथ है, नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक फैली है, तो मान लीजिए वो अरुणाचल प्रदेश में हमें दुखी करता है, तो हम पूरे भारत में क्यों आपातकाल लगाएं? अरुणाचल की पट्टी में आपातकाल लगा दें, तो भारत में या तो पूरे भारत में, या जैसी जरूरत हो भारत के किसी विशेष भाग में, किसी हिस्से में भी 352 के तहत ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। कारण क्या होगा? किसी ने बाहर से आपके ऊपर अटैक कर दिया, आपको युद्ध करना पड़ गया, या आंतरिक अशांति। पहले था ऐसा। इन 3 कारणों का यूज किया, जब जब जरूरत पड़ी हमने यूज किया, अभी उसके बारे में बात करेंगे। पर अभी ध्यान से सुनो, जो ये तीसरा कारण मैंने लिखा ना, क्या लिखा? आंतरिक अशांति, आंतरिक उपद्रव। इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे कि ये क्या है। आंतरिक अशांति क्या होती है भाई? कुछ पार्टीज हमारी जो मेन पार्टी है उसके विरोध में आ गई, तो पार्टी ने कह दिया, मेन पार्टी ने, भाई ये आंतरिक उपद्रव कर रहे हैं। अब इसको एक्सप्लेन ढंग से नहीं किया गया कि किस आधार पर। जैसे ये तो समझ में आया, भाई बाहर से आक्रमण अमेरिका कर दे, रशिया कर दे, चाइना कर दे, पाकिस्तान कर दे, आपको युद्ध करना पड़े अड़ोसी पड़ोसी से, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, किसी के साथ भी। लेकिन इसको एग्जैक्टली कैसे मापें कि ये आंतरिक अशांति है? और इसको क्योंकि उतनी बढ़िया तरीके से समझना समझाना पॉसिबल नहीं था, तो इसका मिसयूज करना पॉसिबल था। इसीलिए इस शब्द का मिसयूज किया इंदिरा गांधी की सरकार ने, और उन्होंने जब स्थिति थोड़ी सी उनके विपक्ष में गई ना, उनकी सरकार के विपक्ष में, तो देश में कह दिया आंतरिक अशांति है, जबकि थी नहीं आंतरिक अशांति। लेकिन क्योंकि उसका कोई पैरामीटर नहीं था मापने का कि कैसे मापोगे आंतरिक अशांति को। युद्ध तो तुमने देख लिया, आंतरिक अशांति किसकी नजर में क्या है वो तो अलग अलग डिपेंड करता है ना। तो आंतरिक अशांति का क्योंकि कोई पैरामीटर नहीं था, इंदिरा गांधी की सरकार ने इस वर्ड का, ये देख के कि इसका कोई समझदार तो बता ही नहीं सकता ना कि क्या आंतरिक अशांति, तो इसका मिसयूज किया और कहा देश में आंतरिक अशांति के कारण हम इमरजेंसी का यूज कर रहे हैं। उसके बाद लोगों को लगा कि भैया ये शब्द तो ठीक नहीं है, इसका तो कोई भी मिसयूज कर लेगा। और यही कारण था कि जब इंदिरा गांधी ने इस शब्द का मिसयूज किया, तो ठीक है एक बार तो मिसयूज हो गया, लेकिन उसके बाद जब उनकी सरकार हटी, इलेक्शन के बाद जब वो नहीं आ पाई और जब एक नई सरकार आई, तो उस सरकार ने आते ही सबसे पहला काम किया, इस शब्द का जिसका कि मिसयूज किया गया है इंदिरा गांधी की सरकार में आज तक सिर्फ एक बार, इस शब्द को ही हटा दिया, आगे से कोई यूज ही ना कर पाए। और आज की डेट में आपके देश में आंतरिक अशांति के आधार पर कोई भी आपातकाल नहीं लग सकता। तो
फिर क्या करें, तो कह दिया इसकी बजाय कंडीशन अगर खराब है, भाई कंडीशन देश के अंदर भी तो खराब हो सकती है ना। अब लोगों ने कहा भाई देश में अगर गड़बड़ होगी तो क्या करेंगे, तो कहा कि ठीक है, एक शब्द यहाँ यूज कर लिया, सशस्त्र विद्रोह। अगर कोई भारत के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएं अस्त्र शस्त्र लेकर, एक आधा बच्चा लिख रहा है कि क्लास रुक रही है, ठीक है भाई, उनके में तो ठीक चल रही है, मुझे चला के बता रहे हैं, एक आधे के में हो सकता है वो रीस्टार्ट करके देख ले। तो देखो क्या शब्द किया, शब्द हटा दिया आंतरिक उपद्रव, आंतरिक अशांति, और कह दिया अगर कोई शस्त्र के साथ, अस्त्र शस्त्र के साथ विद्रोह करे, बहुत सारे लोग इकट्ठे होके, तो देश में आपातकाल लग सकता है। जैसे अभी सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप समझ पाएंगे किसानों के आंदोलन से। किसान क्योंकि खाली हाथ जाके बैठे हैं ना, इसीलिए इनको बैठने के लिए रजामंदी दी गई है। अगर आप सोचो हर किसान के पास कोई हथियार होता ना, तो आर्टिकल 352 के तहत ये कह देते कि ये सशस्त्र विद्रोह करने की प्लानिंग कर रहे हैं, सब लोग यहाँ शस्त्र लेके इकट्ठे हो गए हैं। तो उस कंडीशन में 352 के तहत देश में आपातकाल की स्थिति पैदा की जा सकती थी, सरकार अगर चाहती, और फिर उनकी मर्जी से इनको हटना पड़ता, क्योंकि फिर इकट्ठा होने का अधिकार छीन लिया जाता। ठीक है, तो ये सशस्त्र विद्रोह का मिसयूज अब कोई कर नहीं सकता। अगर भीड़ इकट्ठी होगी अस्त्र शस्त्र लेकर, तो कह देंगे सशस्त्र विद्रोह की प्लानिंग चल रही है, 352 के तहत क्या लगा देंगे, आपातकाल। और आपातकाल लगते ही इकट्ठे होना पॉसिबल नहीं होता। आपातकाल लग गया तो फिर आपके सारे मौलिक अधिकार छीन लिए जाएंगे, सिवाय जिंदा रहने के। आपको इकट्ठा होके बैठना, आपको संगठन बनाना, आपको जो ये इधर उधर इकट्ठे हो जाना, या संघ बना लेना, या विरोध प्रदर्शन करना, या हड़ताल करना, ये नहीं कर सकते आप अगर देश में आपातकाल लगा हुआ है। आपके सारे मौलिक अधिकार जो आर्टिकल 19 में हमने पढ़े थे ना, आपको आजादी थी तरह तरह की, घूमने फिरने की, बोलने की, आने जाने की, ये सब आजादी छीन ली जाएंगी अगर क्या लगा है आपके देश में, आपातकाल। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन सब लोगों ने समझ ली होंगी। ये मैंने बाद में बताई है, पहली कंडीशन ये हुआ करती थी। तो 3 तरह की चीजें थी। क्या क्या चीजें थी, पहले सबसे पहले था बाहरी आक्रमण, कोई हमारे ऊपर कर दे, भाई हमारी गलती नहीं, वो अटैक कर रहा है, हमें युद्ध करना पड़ गया। या फिर आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति क्योंकि समझ नहीं बन पा रही क्या था, मिसयूज कौन कर गई, इंदिरा गांधी। और इसीलिए ये मोरारजी देसाई की सरकार ने 1978 में अमेंडमेंट किया और कहा कि अब के बाद आंतरिक अशांति के बेसिस पे कभी भी देश में आपातकाल नहीं लगेगा। हाँ, अगर भारत की जनता किसी धर्म विशेष की, वर्ग विशेष की, कोई अलग तरह के कम्युनिटी इकट्ठी होके अस्त्र शस्त्र लेके इकट्ठी होती है और विद्रोह करने की प्लानिंग करती है, तो देश में आपातकाल लग सकता है। तो पुराने 3 में से एक बदला है, आंतरिक उपद्रव, इंटरनल इमरजेंसी सिर्फ एक ही बार लगी थी, गलत लगी थी, और उसकी जगह आज सशस्त्र विद्रोह हो सकता है। ठीक है, तो 3 कारण हैं, तीनों मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं 3 कारणों का क्या यूज भी हुआ है क्या 352 का? बिल्कुल, आज तक 3 बार इसका यूज किया गया। अब ध्यान से समझते चलना, फिर ये जब पढ़ाऊंगी तो बहुत आसान दिखेगा तुम्हें। ये एक चैप्टर भी है इमरजेंसी के ऊपर इसी बुक में। तो 352 का यूज कब हुआ, ध्यान से समझो इसको। पहला यूज हुआ इसका 1962 में। 1962 में क्यों यूज किया हमने, क्या जरूरत पड़ी? 1959, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री सुन लो, फिर कहानी समझ में आ जाएगी। 1959 में ना एक बहुत ताकतवर देश है आपका पड़ोसी चीन, और चालाक भी है। हमेशा इसकी कोशिश रहती है अड़ोसी पड़ोसी मुझसे दबके रहें, मेरे सामने आवाज ना कर उठा पाएं। और भारत से तो खासकर इसका 36 का आंकड़ा है। हमेशा जब देखो घुसपैठिए, मारकाट, और कभी जमीन पे आके बैठ जाना, इस तरह की हरकतें करता है ना चाइना। और हम क्योंकि उनके सामने देखो एक फैक्ट है, रियलिटी है, और इसको हमें कबूलना चाहिए। जैसे झूठ मूठ का वीर नहीं बनना चाहिए। ये फैक्ट है कि हमारे सामने ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। आप एरिया की बात करते हैं, आप जनसंख्या की बात करते हैं, आप सेना की बात करते हैं, आप हथियारों की बात करते हैं, आप तकनीक की बात करते हैं, हमसे हर चीज में ज्यादा आगे खड़ा है चाइना। और हमें इसमें ये पढ़े लिखे लोगों को समझना चाहिए, ठीक है भैया आगे है, लड़ने की हमें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये बीच में आके अपनी टांग अड़ाए या हमारे हिस्से को कब्जाना चाहे, फिर तो लड़ना पड़ेगा ना। भाई कोई अमीर आदमी है, पड़ोस में उसके में किसी गरीब का प्लॉट है, और उस गरीब के प्लॉट को हड़पना चाहे, तो गरीब चुपचाप थोड़ी बैठेगा, वो हाथ पैर तो चलाएगा, जितनी बन पड़ेगा। बेशक वो साइड वाला बदमाश हो, गुंडा हो, कितना ही बड़ा, लेकिन वो गरीब कोशिश करेगा ना। तो यही मान लो कि हम लोग भी कोशिश करते हैं, जब तब बन पड़े भाई अपना अधिकार ऐसे कैसे छोड़ दें। और ये क्या चालाकी करता है, ये भारत में घुसपैठ करके भारत के हिस्से को कब्जाना चाहता है। और इसकी बहुत खराब आदत है चाइना की। चाइना आज से नहीं, चाइना बहुत पहले से इसी तरीके की, इसका एक होता है ना मिजाज होता है इंसान का। कुछ होते हैं शांत दिमाग के, ठीक है भैया जो चल रहा है जैसा चल रहा है, लेकिन चाइना ना बहुत घुसपैठ की कोशिश करता है हमेशा। और इसी घुसपैठ में इसने एक अलग देश हुआ करता था, तिब्बत।
तिब्बत की एक आइडेंटिटी थी और तिब्बत अपने आप को अपने हिसाब से चलाना चाहता था, पर क्योंकि वो चीन के ही हिस्से में पड़ता था, चीन के बिल्कुल साथ लगता, चाइना ने क्या किया, तिब्बत पे कब्जा कर लिया। और आज तिब्बत किसका हिस्सा है, चाइना का। तिब्बत में बहुत बार इस तरह के वॉर्स हुए, वहां के नागरिकों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन वो आवाज दबा दी गई और आज तिब्बत चीन का ही अंग है। तिब्बत ने कोशिश बहुत की थी कि मुझे चाइना ना बनाया जाए, मैं अलग से एक देश रहूं, मेरी अपनी एक सभ्यता हो, अपना एक कल्चर हो। और मैं आपको बता दूं, तिब्बत के साथ हमारे उतने खराब संबंध नहीं थे जितना कि चाइना के साथ खराब है, क्योंकि चाइना की आदत है दूसरे को दबाना, परेशान करना, उस पर कब्जा कर लेना। तो इस चाइना ने तिब्बत के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया और तिब्बत के ऊपर अधिकार जमाना कहीं ना कहीं हमें भी नुकसानदायक सिद्ध होने वाला था, क्योंकि जैसे जैसे आसपास के देशों पे इसका शिकंजा कसता जाएगा, अगला इसका जो कहते हैं ना शिकार, वो तो भारत ही तो था। अब तिब्बत पे इसका चाइना का अटैक हो गया, कब्जा जम गया, तो अब ये आसानी से भारत के अरुणाचल को भी तो हड़प लेगा ना भाई। इसकी तो आदत खराब है, इसको तो जहां मल पड़े वहां से कब्जा अपना जमाना होता है। हमारी क्या दिक्कत है, हमारे देश का जो कश्मीर का हिस्सा है, कश्मीर का हिस्सा, यहीं से चाइना स्टार्ट हो गया, आपका लगना हुआ, और यहाँ से लेके फिर आपका अगर हम उधर जाएं तो ये अरुणाचल की बेल्ट वहां तक, ये पूरी बेल्ट आपकी चाइना से टच होती है। इस बेल्ट में आपको नेपाल भी टच करता है, भूटान भी टच करता है, लेकिन ना नेपाल से आपको डर है ना भूटान से आपको डर है, आपको डर है चाइना से। और चाइना ने, तिब्बत भी तो यहीं पड़ता है, उसके ऊपर कब्जा जमा लिया। ये जो मानसरोवर झील है तिब्बत में ही तो पड़ती है ये, जहां से आपकी 2 इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट 3 इंपॉर्टेंट नदियां निकल के आती हैं। एक ब्रह्मपुत्र, इंडिया की सबसे बड़ी नदी, जो कि सुंदरबन डेल्टा बनाएगी बांग्लादेश में जाके, और एक आपकी सतलुज, जो आपकी ये पंजाब वाली इंपॉर्टेंट नदी है, और एक आपकी जो ऊपर चली जाती है कश्मीर से होके फिर पाकिस्तान, दुनिया की बड़ी नदियों में भी जिसकी 4-5वें नंबर पे काउंटिंग होती है, जिसको आप कहते हैं इंडस या सिंधु घाटी सभ्यता, सबने पढ़ी होगी। तो आप ये लगा लीजिए कि इस बेल्ट में अधिकार जमा के बैठा है पूरे पे चाइना। अब चाइना का बॉर्डर ही यहाँ नेपाल भी टच होता है, भूटान भी। अब जैसे जैसे चाइना आगे बढ़ेगा तो हमें नुकसान पहुंचाएगा, और उसका टारगेट ये छोटे मोटे देश नहीं है, उसका टारगेट है इंडिया पे कैसे हावी हुआ जाए। तो वो जब तक अपनी कोशिशें जारी रखता है, और आप कितनी बार पढ़ते हैं ना अखबारों में, कितने शहीद हो जाते हैं। अभी पीछे देखो लॉकडाउन में भी उन्होंने कितनी गड़बड़ की थी, जब वो कैसे कैसे हथियार तार बंधे हुए और कैसे हमारे सैनिकों को मारने की कोशिश की थी। तो ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, और इसने 1962 में जो किया, वो क्या किया सुन लो। 1959 में इसने तिब्बत के ऊपर जो अपना अधिकार जमाया ना, तो तिब्बत में धर्मगुरु, तिब्बत जो देश है ना, ये बहुत ज्यादा बुद्धिस्ट हैं, यहाँ ऑलमोस्ट सारे बुद्धिस्ट हैं, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले, बौद्ध धर्म को मानने वाले ओरिजिनल टाइप के, कि भैया शांति होनी चाहिए, जीवन मारकाट के लिए नहीं है। तो तिब्बत में बहुत सारे धर्म गुरु जो थे, एक एक करके बहुत सारे लोग बन गए धर्मगुरु। उनमें से एक को लीडर बना दिया, कह दिया भाई ये हमारा लीडर है। दलाई लामा का नाम आपने सुना होगा, ये नाम नहीं है, ये एक पोस्ट का नाम है, जो बैठेगा उस पे वो दलाई लामा कहलाएगा। तो वहां पे जो दलाई लामा था ना, उसको धार्मिक लीडर था, वो बुद्धिस्ट में सबसे बड़ा मान लीजिए एक पोस्ट बना दी दलाई लामा। तो वो अपने लोगों को शिक्षा देता, दीक्षा देता। भाई बौद्ध की अच्छी बात है, महात्मा बुद्ध तो आप देखिए भारत में पैदा बेशक नेपाल में हुए, लेकिन सारी शिक्षा दीक्षा उन्होंने जो दी जनता को भारत में दी। वो मगध, कौशल, श्रावस्ती यहीं तो घूमते थे, यहीं वो एक्सपायर हुए। तो बुद्ध का इतना प्रभाव था कि चाइना पे, तिब्बत पे, अड़ोस पड़ोस नीचे तक के देशों पे बुद्ध का बहुत प्रभाव था। तो महात्मा बुद्ध के तिब्बत वाले बहुत ज्यादा जैसे तो भगवान मान लेते हैं, भगवान की तरह मानते थे। तो वहां पे दलाई लामा धर्मगुरु था, और वो प्रचार करते थे कि भाई मारकाट नहीं करनी चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सबके लिए अच्छा होना चाहिए, मानवता पहला धर्म है। चाइना को ये बात रास नहीं आई, चाइना में भी बुद्धिस्ट हैं बहुत सारे, लेकिन चाइना थोड़ा अक्खड़ टाइप का है, मारकाट मचाने में वो शर्माता नहीं है, ना पीछे हटता। अब चाइना ने क्या किया, तिब्बत पे कब्जा कर लिया। तो तिब्बत पे कब्जा किया तो धर्मगुरु को मारने की बात आई। अब धर्मगुरु को मारने की बात आई तो धर्मगुरु की जान को खतरा, तो वहां से निकल आए तो हमने शरण दे दी। अब जैसे कोई भी भाग के आए इस तरह का, तो ठीक है, हम तो पुराने टाइम से कभी, हमने देखो विभीषण को भी शरण दी थी, तो हमने उनको शरण दे दी। अब हमारी शरण देने से कौन चिढ़ेगा, चाइना, क्योंकि उसको लगा कि अच्छा मेरे दुश्मन को ये भारत जो है शरण देगा, तो हमसे चिढ़ गया। और इसी का कहीं ना कहीं उसके मन में एक मलाल था, और इस मलाल का बदला
उसने हमसे लिया, 1962 में उसने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। ये अटैक जब हुआ ना, इससे कुछ साल पहले हमने और उसने एक कागज पे साइन किए थे, एक एग्रीमेंट हुआ था हमारा और चाइना का। आप सबने सुना भी होगा, पंचशील समझौता। 5 बातें थी, भैया तू अपनी टेरिटरी में, हम अपनी टेरिटरी में, साइन कर दिए। ना तू हमारे मामलों में दखल देगा, ना हम तेरे मामलों में, आंतरिक तू भी फ्री, हम भी फ्री। इस तरह की बातें थी, 5 अच्छी बातें। 1955 में उन बातों पे साइन हुए और नेहरू ने एक नारा दिया था। उस टाइम नेहरू आपके प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी ने कहा था, हिंदी चीनी भाई भाई। सुन के भी अच्छा लगा, हिंदी चीनी भाई भाई, और हमें लगा ठीक है, चाइना के साथ हमारे रिश्ते सुधर जाएंगे। मेनन उस टाइम में जो है ना, कृष्णा मेनन हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे, जबकि ये घटनाएं बता रही हूँ मैं आपको। तो हिंदी चीनी भाई भाई, हमें लगा कि ठीक है, अच्छा, धीरे धीरे इंसान बदल सकते हैं और चाइना हो सकता है कि ठीक है, हमारे प्रति उसके मन में सॉफ्ट कॉर्नर आ गया हो। 5-7 साल भी नहीं बीते थे, 55 में तो साइन कर रहे थे, 59 4 ही साल बीते, दलाई लामा को वहां से भागना पड़ा, हमने शरण दे दी, हमारे यहाँ उन्होंने शरण ले ली तो चिढ़ गया चाइना। अब चाइना ने देखो क्या किया, चाइना ने चिढ़ के कहा कि इनको बदला तो लूंगा ही लूंगा, अब टाइम है इन पे कब्जा भी जमाया जा सकता है। और चाइना ने कितना घटिया किया, चाइना ने देखो इस बेल्ट में, जो मैं इसको कलर चेंज कर देती हूँ तुम्हें ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखो ये चाइना है पूरा, तिब्बत यहाँ पे कब्जे में ले लिया अपने में। इसने हमारे इस एरिया पर, ये जो इलाका है ना ये वाला, इस एरिया पर अपनी घुसपैठ, अपने सैनिक घुस गए इसके, और इस एरिया पे घुस के और फिर निकले ही नहीं, आज तक नहीं निकले। और यहाँ पे फाइनली हमें LAC बनानी पड़ी ना। पहले ये पूरे बेल्ट हमारी थी, व्हाइट जो देख रहे हो, इस ग्रीन वाली में घुसा है, यहाँ अटैक किया। अटैक के लिए हम एक्सपेक्ट इतना नहीं कर रहे थे, था तो कि भाई कोई गड़बड़ ना हो, क्योंकि हमने दलाई लामा को शरण दी है, लेकिन ये इतना हद तक आगे बढ़ जाएगा इतना हमें अंदाजा नहीं था। इसने 2 फ्रंट पे एक साथ अटैक किया, हम समझ नहीं पाए कि क्या हुआ। एक इस फ्रंट पे इसने अटैक किया कश्मीर वाले पे, और जो आज लेह लद्दाख वाला हिस्सा है ना, इसके ऊपर वाले हिस्से पर, और एक इसने अटैक किया बहुत चालाकी से सेम टाइम पर इस वाले फ्रंट पर, जो आज आपका अरुणाचल है ना। पहले ये अरुणाचल नहीं था, पहले इसको नेफा कहा जाता था। नेफा शायद आप में से कुछ लोगों ने सुना भी हो, NEFA, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये वाली डायरेक्शन। उत्तर पूर्वी, तो उत्तर पूर्वी हमारी 7 बहनें नहीं है जिनको आप 7 राज्य मानते हैं, उसका ये इलाका पहले अरुणाचल नहीं था, पहले ये नेफा था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। तो पूरा एक एरिया था जिसमें अलग अलग प्रजाति के लोग थे, और जिसको आज आप अरुणाचल कहते हैं, मान लो उसी का डिवीजन था। इस पे अटैक कर दिया। तो इसकी सेना बहुत बड़ी है चाइना की। चाइना ने हमारे 2 हिस्सों पे एक साथ अटैक किया। एक इसने हमारे लेह लद्दाख वाले, जिसको हम पहले कश्मीर कहते थे, इस पे अटैक कर दिया। 2 अटैक कहाँ कहाँ है देख लो, एक तो कश्मीर पर इसका अटैक है, और एक इसने अटैक कहाँ कर दिया, ये अक्साई चिन का इलाका है, अक्साई चिन, इसी को तो आप कहते हैं अक्साई चिन की पहाड़ियां, अक्साई चिन की पहाड़ियां, ठीक है, इस पर। और एक इसने कहाँ किया, हमारे नेफा पर, जिसको आज आप अरुणाचल प्रदेश कहते हो, उसको तब नेफा कहा जाता था। अब हम कुछ भी कह ले, कुछ भी कर ले, लेकिन हमारी सेना इसके सामने टिक नहीं पाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी सेना भेजेगा। ये 80,000 आदमी भेजता है, इसके सोल्जर्स आए 80,000, हमारे सोल्जर्स आए 10 से 12,000। 80,000 आदमी अगर 10-12,000 आदमियों पे टूट पड़ेंगे तो आप कुछ भी कर लो, नहीं जीत सकते। क्योंकि आप ये चीज मानो ना, इनके तो हथियार भी तो हमसे ज्यादा एडवांस्ड होंगे ना। 1962 में जब हम लोग आजाद हुए, हमें कुछ ही दिन हुए थे, हमारे पास कहाँ इतने उन्नत हथियार थे। हम तो आजादी से अभी निकले ही थे, परतंत्रता की बेड़ियों से, हमने तो पेट भरना सीखा था। जबकि चाइना महाचालाक देश है शुरू से ही। चाइना ने ना शुरू से ही बहुत उन्नति का रास्ता पकड़ रखा था, और यहाँ साम्यवाद 1949 से यहाँ काम कर रहा था। यहाँ एक पार्टी की सरकार थी और बहुत स्ट्रिक्ट थे ये। इन्होंने डेवलपमेंट को बहुत बहुत जल्दी जल्दी अचीव करते हुए देखा था इस देश ने, तो इनके सामने टिकना बहुत मुश्किल था। हमने नेफा और कश्मीर में अपनी फौज भेजी, लेकिन वो फौज टिक नहीं पाई, क्योंकि ना तो हथियार उतने थे और ना ही सेना उतनी बड़ी थी। जैसे अगर किसी को जीतना हो ना युद्ध में, तो युद्ध का एक नियम होता है कि 1:3 जिसके पास होगा, यानी 1 के बदले 3 आदमी अगर आपने भेजे हैं ना, उनका 1 आदमी आपके 3, तो आपके जीतने के चांस हैं। अगर आप 1 के बदले 1 भेजते हैं, तो भी अगर आप कमजोर देश हैं तो आप हारेंगे। तो वो 80,000 की सेना भेज रहे हैं लड़ने के लिए, और आप 10,000 की, 10 से 12,000 की। तो आप खुद सोचो, क्या पॉसिबल है जीतना? इम्पॉसिबल। किसी भी कंडीशन में पहले ही पता था कि हमें हारना है। ये तो शुक्र मनाएं कि ये युद्ध
इनको खुद ही शर्म आई, क्योंकि पूरी दुनिया ने इनके ऊपर थू थू की कि कितने बेशर्म हैं, अभी दुनिया जो है विकास के रास्ते पे, और इनको यही सूझा कि इन्होंने अटैक कर दिया। हमने यूएनओ की थोड़ी मदद मांगी, तो यूएनओ ने बीच बचाव किया, और तब इनकी विश्व में थू थू हुई ना, तब जाके 1 महीना 1 दिन बाद, अक्टूबर में स्टार्ट किया था, और ठीक 1 महीने 1 दिन बाद इन्होंने अपने आप अपनी सेना वहां से वापस बुला ली। कहां से? इस नेफा वाले एरिया से। लेकिन यहाँ जो घुस के बैठ गए 1962 के नवंबर से आज 2021 का जून आधा बीत गया, हम इनको निकाल नहीं पाए, और ना ही ये निकलेंगे। तो नेफा तो इन्होंने छोड़ दिया, अरुणाचल तो छोड़ दिया, लेकिन आपके कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा इन्होंने ऐंठ लिया, जो कि हमारा था, और आज तक वापस हम नहीं ले पाए। फिर आपने कहा कि यार ये वापस तो मिलना नहीं है, हमने एक लाइन इसी के पास ड्रॉ कर ली, मतलब वैसे बना ली, ड्रॉ इन द सेंस मैप में ड्रॉ की बात कर रही हूँ, वैसे बना ली, और हमने कह दिया ठीक है, आज के बाद हमने ये तो छोड़ दिया हिस्सा, तुमने ऐंठ लिया, लेकिन अब के बाद इससे आगे मत बढ़ जाना। और एक लाइन मान लो ऐसी बन गई है, इसको आपने नाम दिया है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो आपके हाथ से जो लेह लद्दाख आज का है, इसके ऊपर का हिस्सा जहाँ पे एक्साई चीन की पहाड़ियां हैं, ये छीन लिया हमसे, और ये युद्ध 1 महीना 1 दिन चला। अगर ये और लंबा चला जाता तो अरुणाचल भी आपके हाथ से चला जाता। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत नॉर्मल सी बात है, क्योंकि आपकी सेना बहुत छोटी थी। और मैं आपको बता दूं, भारत के बहुत सारे लोग उन 10-12 हजार में से मारे गए, युद्ध बंदी बना लिए गए, बहुत सारे घायल हुए, मतलब हमारे का एक का हिसाब है, और इनके सिर्फ 700 आदमी मरे थे। इस 1 महीने में सिर्फ 700 आदमी मरे, और इनका नुकसान नाम मात्र का हुआ। मेन नुकसान हमारा हुआ, फौज हमारी मरी, हिस्सा हमारा गया। तो हम बहुत ज्यादा नुकसान में आए थे चाइना के इस अटैक के बाद। 1962 में जब ये युद्ध हुआ तो देश की हालत बहुत खस्ता थी, और सबको ये दिख रहा था कि अगर ये लंबा चल गया ना युद्ध, तो भारत के हाथ से जमीन तो जाएगी, और न जाने कितनी सेना मारी जाएगी। तो डबल नुकसान उठाना पड़ा। अक्साई चीन की पहाड़ियां आज भी किसके हिस्से में हैं? चाइना के हिस्से में। और आपने लाइन क्या बना ली है? LAC। अब इससे नीचे उतरेंगे तो फिर हमें इंटरनेशनल लेवल पे देखना पड़ेगा यूएनओ की तरफ। तब भी यूएनओ ने बीच बचाव किया, जब दुनिया ने थू थू की इसके ऊपर, तब इसको शर्माई, और फिर इसने अपने आप यहाँ से सेना वापस बुला ली नेफा से। लेकिन ये भी मान के चलो कि चाइना इतना ताकतवर है कि जिस दिन उसके मन में आ गई ना, उसको भूत चढ़ गया कि मुझे हिस्सा हड़पना है, तो वो अरुणाचल को हड़प सकता है। हमारे पास ना उतनी सुविधाएं आज 2021 में भी कि हम इनको बचा सकें। तो ये बहुत ज्यादा स्थिति नहीं बदली है। आज भी चाइना टेक्नोलॉजी में उसकी सेना की संख्या बड़ी है। भाई मन से हमारे सैनिक भी कमजोर नहीं है, वो मरने को उनको पता होता है कि वहां जाके मरना पड़ सकता है, फिर भी चले जाते हैं। लेकिन दिक्कत है आपके पास उतनी सुविधाएं नहीं है जितनी कि चाइना। इसका एक बड़ा कारण क्या है? चाइना की जो स्थिति है ना, वो हमसे ऊपर है। जब पहाड़ों में लड़ाई होती है ना, तो चाहे कोई देश हो, जीतेगा वो जो पहाड़ की चोटी पर बैठा है। तो चाइना जहां जहां लड़ा था वहां पहाड़ की चोटियों पे ये बैठा था। हमें नीचे से अटैक करना था, इसको ऊपर से। इसलिए तो इसकी फौज जो है इतनी कम मरी। हमारे तो लगभग सारे या तो मर गए या तो युद्धबंदी बने। इस तरह की चीजों में जो ऊपर होता है ना, उसके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और दोनों फ्रंट पे, चाहे अक्साई चीन की पहाड़ियों की स्थिति की बात करें या नेफा की, ये ऊंचाई पर था और हम नीचाई पर। तो इनके लिए बहुत आसान होता है हमारे सैनिकों को टारगेट करके मार डालना। हमारे सैनिकों को अपनी जान जो है हथेली पे रख के आगे बढ़ना पड़ता है। एक स्टेप आगे बढ़ने में पता नहीं कहां से गोली आ जाएगी। उनका क्या जाना है? बैठ गए ऊपर की चौकियां बना के, वहां से बस सीधे कहीं बम गिरा देंगे, कहीं हैंड ग्रेनेड, और कहीं अपनी गोली चला देंगे। उनको दिक्कत नहीं आती। तो इसलिए ये बहुत मुश्किल काम होता है जब इस तरह की स्थितियों में हमें लड़ना पड़ता है। चलिए 1962 में, तो इस साल आपको क्या लगाना पड़ा होगा? आपातकाल। चलो, एक आपातकाल आपकी समझ में आ गया होगा। हमने आज तक 3 बार आपातकाल लगाया। पहला आपातकाल 1962 में लगाया था। और क्या कारण था इस 1962 के आपातकाल का? अब आप बता सकते हैं। इसका कारण था चीनी आक्रमण। तो चीन का आक्रमण हुआ था हमारे ऊपर 1962 में, और इसमें हमारी हार हुई थी। तो उस हार के बदले, हार तो हुई एक इलाका भी आपके हाथ से गया था, जिसको आप अक्साई चीन की पहाड़ियों का इलाका, या कश्मीर का जो उत्तर पूर्वी इलाका है ना, लद्दाख के आज ऊपर की तरफ पड़ता है, ये सारा इसको मिल गया। ठीक है, चलिए, चीन का आक्रमण। अब ये जो स्थिति थी ना, चाइना ने आपके ऊपर अटैक किया, पूरी दुनिया ने देखा, तो सोचो पड़ोसी कितना खुश हुआ होगा ना, पाकिस्तान। और पाकिस्तान इतना चालाक था, पाकिस्तान को लगा चाइना के अटैक से ये दुखी हैं। सिर्फ 1 महीने 1 दिन की लड़ाई थी, लेकिन हमारे ऊपर असर हुआ, हमारी जमीन चली गई। एक अंदर तक होता ना भाई, शर्म भी आ रही है, क्या करें क्या ना करें, क्योंकि वो अपने आप हटा था दूसरे फ्रंट से, आपकी फौज नहीं हटा पाई थी। मतलब ये देखा जाए तो हम लोग उसके ऊपर हावी नहीं थे कि वो हमारा एरिया छोड़ के भागा। दुनिया ने उसके मजाक उड़ाया, उसके बारे में गलत गलत लिखा,
देखा कि भाई कमजोर देश पे अटैक करके ये हीरो बना, उसको खुद ही शर्म आई और वो 1 महीने बाद अपनी फौज को वापस बुला लेता है। लेकिन पड़ोसी को लगा कि अब सही टाइम है और इंडिया दुखी है, परेशान, इस पे अटैक कर दिया जाए। और इस मौके का फायदा उठाने के चक्कर में इस पाकिस्तान ने क्या किया, 1965 में भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया। भारत के ऊपर आक्रमण किसने किया है, ये यहाँ पाकिस्तान लिख देती हूँ, पाकिस्तान का आक्रमण। पाकिस्तान भूल गया कि भैया चाइना से बेशक हम छोटे हैं, हमारी एरिया छोटा, जनसंख्या कम, फौज कम, टेक्नोलॉजी कम, हमने मान लिया। लेकिन पाकिस्तान को अगर ये गलत फहमी थी कि चाइना की तरह वो भी हमारे ऊपर हावी हो सकता है, तो ये उसकी मूर्खता थी, क्योंकि पाकिस्तान से एरिया में हम कई गुना बड़े हैं। पाकिस्तान की टोटल आबादी जितनी तो हमारे पास फौज भी होगी, सारी अगर मिला लें हम। और पाकिस्तान के पास ना उतनी आधुनिक तकनीक थी कि वो भारत को हरा पाता। लेकिन विनाशकाले विपरीत बुद्धि, पाकिस्तान ने सोचा जैसे चाइना के अटैक से भारत को नुकसान हुआ, ऐसे मैं भी नुकसान करूंगा और मैं भी इनका हिस्सा हड़पूंगा, और वो हमारे ऊपर अटैक करने आ गया। भारत गुस्से में तो था ही, 62 की वो बेइज्जती फील तो हो ही रही थी, अब मौका मिल गया उस बेइज्जती को बाहर निकालने का। और 65 में जो आ बैल मुझे मार की टक्कर जो पाकिस्तान ने ले ली अपने गले में, वो उसको भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि वो फौज अब पाकिस्तान पे हावी हो जाएंगी और पाकिस्तान को पीछा छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान अपने घर में वापस घुसेगा और उसके घर से भी उसको पीछे खदेड़ देंगी भारतीय फौजें, क्योंकि भारत की फौज बेशक कश्मीर की तरफ हमारी चलती नहीं थी, इस तरफ जहां ये चाइना था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ तो हमारी सारी चलती थी। पाकिस्तान ने 1948 में आनन फानन में, जब कश्मीर हमारा नहीं था, तब तक कश्मीर था इंडिपेंडेंट, कश्मीर तो बाद में हमारे देश में आया ना, तब कश्मीर सोच रहा था मैं अपनी मर्जी खुद चलाऊंगा, उसने डिसीजन नहीं लिया था कि भारत में आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए हम भी क्यों उसकी केयर करें, भाई कोई ना चाहता हो मेरी केयर करो, और आप उसकी केयर कर रहे हैं तो बेइज्जती तो कराता है इंसान। तो हमने भी पाकिस्तान की ज्यादा केयर नहीं की। 1947 में आजाद होते ही अगले महीने तो युद्ध स्टार्ट हो गया था, इस कश्मीर पे अटैक कर दिया था पाकिस्तान ने कि मैं इसको हड़प लेता हूं। तब कश्मीर जागा, फिर कश्मीर ने भारत को कहा था कि मुझे भारत में मिलना है। तो 1947 में जब भारत था ही नहीं इसके ऊपर, इसके सिर पे, तब ये हिस्सा हड़प लिया था पाकिस्तान ने। और इस हिस्से को आज आप कह देते हैं ये POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी पाकिस्तान ने जिस कश्मीर पे हिस्सा जमा रखा है वो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। यहाँ आपने एक लाइन LOC का नाम सुना होगा, लाइन ऑफ कंट्रोल, यहाँ आपने बना रखी है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, 62 के युद्ध के बाद। ये 1947 के युद्ध के बाद ही बन गई थी, और हमने मान लिया कोई बात नहीं, ये इनका सही, हड़प के बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं, अब जितने में बैठ गए उतने में शांति से बैठे रहो। 1962 के युद्ध के बाद पाकिस्तान को लगा कि अगर चाइना इधर आके घुस सकता है तो मैं भी अटैक करता हूँ, हड़प लेता हूँ। जैसे होता है ना कि भैया इसको महसूस हुआ कि इंडिया हार गया, इंडियंस कमजोर हैं, हार गए। लेकिन ये बात भूल गया कि इंडियंस कमजोर उनके सामने है कि जिनके पास ज्यादा जमीन है, ज्यादा पैसा है, ज्यादा तकनीक है, ज्यादा बड़ी फौज है। इंडियंस उनके सामने कमजोर नहीं है जिनका अस्तित्व ही नहीं था कुछ साल पहले तक। भाई 47 से पहले कहाँ था पाकिस्तान, तो इंडियंस उनसे थोड़ी कमजोर हैं, उनसे तो हर चीज में 5-6 गुना ज्यादा आगे हैं। तो जब 65 में उसको लगा कि ये हार गए हैं उनसे और अब मैं भी अटैक करूं, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी में है, और उस अटैक का बदला हमने दिया। हम इनके इलाके में घुस गए, पाकिस्तान जिसको आप पाकिस्तान कहते हैं, POK नहीं, पाकिस्तान, और इनके बड़े शहरों तक हमारी एक फौज जो थी वो अपना उनकी फौज भागी अपने एरिया छोड़ के, और हमारी फौज उनके शहर के बीचों बीच तक पहुंच गई। तो ये हमारे लिए प्राउड की बात थी, और कह लो एक गुस्सा भी निकल रहा था। वो जो चाइना के खिलाफ हमारे मन में एक था ना कि हम कुछ कर नहीं पाए, भाई 10,000 80,000 का क्या मेल। यहाँ हमने बड़ी फौज भेजी, बढ़िया वाले, हमारे सारे तरह के युद्धों में हम माहिर थे, इनके सामने थोड़ी हम लोग कमजोर पड़ेंगे, और उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। फिर ये बीच बचाव करने भागे, फिर ये अमेरिका के पास गए, अमेरिका ने कहा मैं नहीं बोलता, फिर ये भागे USSR के पास, फिर USSR ने सीज फायर कराया, तब जाके हमारे और इनके बीच में समझौता हुआ। लेकिन वो अलग टॉपिक है, इसलिए जोड़ दिया क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि आपातकाल तब क्यों नहीं लगा जब 65 था। कारण बता रही हूँ, 65 में आपातकाल इसलिए नहीं लगा, बेशक आक्रमण हुआ, क्योंकि 62 का आपातकाल ही चलता चला गया, चलता चला गया, चलता चला गया। 62 का आपातकाल आपके देश की सरकार ने देखा स्थिति ठीक नहीं है, इनका पड़ोसियों का भरोसा नहीं है, तो आपने आपातकाल लगाए रखा। 62 के सिर्फ 1 महीने युद्ध चला है, अक्टूबर से नवंबर, 1 महीना 1 दिन। लेकिन आपके देश की सरकार को अंदाजा था गड़बड़ हो सकती है, इन पड़ोसियों के ऊपर हम विश्वास नहीं करेंगे। हमने, हमारे देश की सरकार ने ये आपातकाल चलाते चलाते चलाते, ये आप लगाओ अक्टूबर
अक्टूबर 1962 में लगा था और ये बढ़ते 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 63 आया, 64 आया। इन्होंने अपना दिखा दिया ना ये क्या कर सकते हैं, गड़बड़ करेंगे। हमने 65 में ऑलरेडी लगा रखा था आपातकाल, तो अटैक से हमें फर्क ही नहीं पड़ा, हम पहले ही तैयार थे और हमें पता था ये इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश करेगा, तो हमने दोबारा नहीं लगाया, हमारा लगा ही हुआ था आपातकाल। 66 चला हमारा आपातकाल, 67 चला, 68 तक स्थिति जब नॉर्मल हुई और जब पाकिस्तान के साथ ताशकंद समझौता हो गया, इंदिरा गांधी आपके देश की पीएम बन गई, फिर हमें लगा अब स्थिति कंट्रोल में है। और अब चाइना को भी आए 5-6 साल हो गए थे, तो अब लग रहा था कि हाँ ठीक है अब चीजें संभल जाएंगी। यहाँ जाके जनवरी में हमने 1968 में आपातकाल को खत्म किया। तो जो ये 2 युद्ध हुए ना 62 में और 65 में, आपातकाल आपने पहले में लगाया था, वो चलते 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 68 तक पहुंच गया, तो इसीलिए आपको दोबारा आपातकाल नहीं लगाना पड़ा। उम्मीद करती हूँ ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही लिखा है, 62 वाला गुस्सा पाक पर उतार दिया था, ऐसा ही हुआ था। चलिए 62 के युद्ध के बाद समझ में आ गया, पहला आपातकाल ये था आपका फर्स्ट आपातकाल। इसके बाद सेकेंड आपातकाल कब लगा आपके देश में? 65 में क्यों नहीं लगा, आप समझ में आ गया सब लोगों को। अब देखो सेकेंड आपातकाल ये लगा 1971, पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा था, 65 में लड़ा था, 66 में समझौता भी किया, फिर आ गया 71 में लड़ने। 71 में लड़ने क्यों आया, कुछ कह लो हमने भी उकसाया। 71 में रियलिटी है कि खुद नहीं आया, हमने भी उकसाया। क्यों उकसाया हमने इसको? क्योंकि हमारे इस तरफ तो एक पड़ता है पाकिस्तान, जिसको आप पाकिस्तान मानते हैं, इस तरफ भी तो पाकिस्तान था जिसको आप पहले पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, जो आज बांग्लादेश बन गया। तो ये पूर्वी पाकिस्तान जो था ना, ये पूर्वी पाकिस्तान से अलग होने की कोशिश कर रहा था, एक नया देश। वो कह रहा था मैं पाकिस्तान नहीं हूँ, मैं अलग होऊंगा। और वहां पे एक पार्टी बनी थी जिसमें एक बहुत बड़े लीडर थे जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। उनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान, ये नाम था इनका। तो इन्होंने अपनी पार्टी बनाई और इन्होंने कहा भैया हम तो आजाद होंगे, हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, हम अलग से देश बनेंगे, मुस्लिम देश बने चाहे कुछ बने, लेकिन हम अलग होंगे। अब इस बात से हम बहुत खुश थे मनी मन, क्योंकि देखो हम दोनों तरफ पे अपनी सिरदर्दी नहीं चाहते, इधर भी पाकिस्तान इधर भी पाकिस्तान, हमें छुटकारा चाहिए, एक तरफ तो हम निपट लें। दोनों सिरों पर बैठा हुआ था, हम परेशान थे। तो जैसे ही इसने आनाकानी स्टार्ट की, इसने तो वैसे 50 से ही कर दी थी जब से अलग हुए थे, लेकिन फिर भी अब वो ना बड़े पैमाने पर करने लग गया और उसने कहा हमें आजादी चाहिए, आजादी चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए पाकिस्तान से। तो हम मन ही मन में थे ठीक है भैया अच्छी बात है, आजाद हो जा, और अगर ये आजाद हो गया तो हम इसके साथ रिश्ते निभा लेंगे अच्छे, और जब ये हमारा दोस्त बराबर बनेगा तो बस एक तरफ टेंशन रह जाएगी। इसीलिए इंदिरा गांधी की सरकार के समय इनकी मदद की जा रही थी, अंदर ही अंदर इनको पैसा पहुंचाया गया। ये रियलिटी है, बस ऐसा कहते नहीं है ना, ऐसा लिखा मिलता। इनको पैसे की मदद, सेना की मदद, जो मदद चाहिए हम देंगे, बस तुम आजादी की अपनी लड़ाई लड़ते रहो। किससे लड़ रहा है वो? पाकिस्तान को पता चल गया था कि इनके इतने उकसाने के पीछे भारत का हाथ है। तो पाकिस्तान ने क्या किया, हमने कोई खुलेआम लड़ाई नहीं की, पाकिस्तान ने हमारी 11 जो हमारे बेस थे ना एयरफोर्स के और इनके ऊपर अटैक कर दिया। कोई बातचीत कुछ नहीं हुई, हमारे 11 ठिकानों पे इसने हवाई हमले कर दिए। तो जब हवाई हमले हुए तो फिर जवाबी कार्रवाई हमें करनी पड़ेगी। भाई हम तुझे थोड़ी कुछ कह रहे, हम तो इनसे बातचीत कर रहे थे। लेकिन ये तो कॉमन सेंस है कि भैया तुम उसके खिलाफ तो कर ही रहे थे। तो अब उसको गुस्सा आया, उसने गुस्से में बिना कुछ कहे सुने 11 जगह 11 ठिकानों पे हमारे अटैक कर दिए। और उन अटैक्स में फिर हमें एक डर लगा कि कहीं ये हमारे आगरा के ताजमहल को ना नुकसान पहुंचा दे। लड़ाई में तो कोई कहीं नुकसान पहुंचा दे, बाद में कहते भाई मुझसे गलती हो गई। तो उस टाइम पे कहते हैं इस युद्ध के दौरान ना 62 में भी हमने किया था, और ये जो ताजमहल है झाड़ियां वाड़ियां काट के आसपास की इसको पूरा ढक दिया गया था, ताकि अंदाजा ही ना हो। जैसे रात में हमलों के टाइम में ना ये वाइट चमकता था, तो इससे आइडिया होता था कि हम आगरा के आसपास हैं। तो इसको इतना गंदे चिथड़ों से और गंदे कपड़ों से और मतलब इसके ऊपर ये पेड़ पूड़ और ये सब काट कूट के ऐसे डाल दिया था कि समझ में ना आए कि ये ताजमहल है। तो युद्ध में नुकसान पहुंचाने में इसका ताजमहल भी टारगेट था इन लोगों का, लेकिन वो हमने बचा लिया था। तो पूर्वी पाकिस्तान को हम मदद कर रहे थे, इस बात से कौन चिढ़ा? पाकिस्तान। और 11 हमारे ऊपर हवाई हमले किए, जिस कारण फिर हमारी फौज ने जवाब दिया। अब जवाब दिया तो इनकी कहाँ इतनी बिसात थी, छोटे से मुट्ठी भर देश में कितने सेना रखेंगे? हमारी आबादी में तो बहुत बड़ी सेना रखी जा सकती है, इनकी सेना से कई गुना बड़ी हमारी सेना थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि हारने थे। 65 में जो हुआ था ना, ऐसा ही 71 में भी हुआ। 71 के युद्ध में भी ये बुरी तरह हारे, इनके बहुत सारे टैंक हमने छीन लिए। आज भी जो इनसे हमने टैंक छीने थे ना, इनके वो छीने हुए टैंक एनडीए में खड़े हैं, नेशनल डिफेंस अकेडमी है। जब लड़ाई झगड़े होते हैं ना, तो क्या करते हैं, एक दूसरे को मारने के लिए, बेइज्जत करने के लिए, जैसे टैंक की कीमत बहुत होती है,
तो लड़ाई जब होती है, मान लीजिए टैंक जो चला रहा था उसको उड़ा दिया कोई कैप्टन या इस तरह के मेजर टाइप के लड़के को, और वो उड़ा दिया, जो उसको चला रहा था उसको ही मार डाला, तो वो टैंक फिर हमारी फौज अपने पास ले आती है और उनके टैंक को हम यूज नहीं करेंगे, बस उनकी बेइज्जती करनी होती है। इसलिए क्या करते हैं, उनके टैंकों को शोपीस की तरह खड़ा कर देते हैं। और पहचान क्या होती है, जो आपका देश का टैंक होगा ना, उसमें हमेशा तोप आपने देखा होगा ऊंची सर की तरफ होगी ऐसे, और जो दूसरे देश से छीन के लाए होंगे ना, उसकी उस तोप का जो है आगे का हिस्सा उसको मोड़ देते हैं, यानी उनको हमने हरा के और अपनी जीत को उनके ऊपर एक तरह से एक स्टैंप लग गई है। तो आज भी आप कभी कभी घूमने का आपको मौका मिले, आप आईएमए में जाएं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, या एनडीए खड़गवासला में जाएं, तो ऐसे कई टेंट खड़े हुए हैं। जैसे मुझे भी नहीं पता था, हम लास्ट ईयर शायद गए थे, तब उन्होंने बताया था, 2019 में गए थे हम, तब उन्होंने बताया था कि जो इस तरह के टैंक होते हैं ना, जिनके आगे आपको ये तोप का ऐसे मुंह जो है नीचे की तरफ मिलेगा, ये एक तरह से सिंबल है कि आपने उनको, और देखो उनसे छीन के उनका टैंक हमने खड़े कर रखे हैं एनडीए में, ऐसे हमारे भी 1-2 छीन के ले गए थे। तो ये आपस में ये जो है ना इस तरह की चीजें, फिर इनकी लिस्ट बनती है कितने किसके गायब हुए। देश अपने आप तो झूठ बोल देते हैं, क्यों दिखाएंगे कि हमारा नुकसान हुआ। आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, भाई कितने हमने पकड़े, कितने युद्धबंदी, ये सब चीजें लिखी होती हैं। खैर सेकंड वाले टाइम पर भी पाकिस्तान जो है वो हारना था, क्योंकि हर चीज में कमजोर था, और पाकिस्तान हारा तो हारा, पाकिस्तान को सबसे बड़ा नुकसान हुआ, उसका ये हिस्सा अब नया देश बन गया, और आपके मन में आ गया कि हम इससे अच्छे रिश्ते निभाएंगे। हम क्यों लड़े, जितने हम पाकिस्तान से 36 का आंकड़ा रखते हैं, हम पूर्वी पाकिस्तान से ऐसा रिश्ता क्यों रखें। और ये नया देश बना था, जिसको आज आप पड़ोसी कौन सा देश के नाम से जानते हैं, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान था। आपने बांग्लादेश के साथ कंपैरेटिवली अच्छे संबंध निभाए, क्योंकि मुजीबुर रहमान जो थे, इनकी आपने मदद की थी इंदिरा गांधी ने, लेकिन मुजीबुर रहमान से उनके देश में ही चिढ़ने वालों की लंबी लाइन लगी थी। और महज आप लगाओ 71 की लड़ाई है ना, 72 में ये लोग प्रेसिडेंट बने थे ये, और 75 में 15 अगस्त जिस दिन हम आजादी मना रहे थे, 15 अगस्त 1975 को इनके घर में, राष्ट्रपति थे ये, तो इनके घर में, तो सोचो सरकारी आवास था, वहां सेना की एक बड़ी टुकड़ी घुस गई और सैनिकों ने विद्रोह, बड़े बड़े अफसर थे, उन्होंने इनको गोलियों से भून दिया, इनके पूरे खानदान को नष्ट कर दिया, पूरे परिवार को मार दिया। इनके सिर्फ 2 बेटियां बची थी जो विदेश में गई हुई थी, इसलिए जिंदा बच गई, और उनमें से एक बेटी आज यहाँ चौथी बार अपने देश की महिला प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी है। आप सब नाम समझ गए होंगे, अपने पिताजी के नाम से नाम उनका शुरू होता है, शेख हसीना। तो शेख हसीना वाजेब किसकी बेटी है ये, शेख मुजीबुर रहमान की, ये पड़ोसी बांग्लादेश की, लगातार 2009 से 2021 तक बैठी हुई हैं। 2019 में शायद इलेक्शन हुए थे लास्ट इनके, पता नहीं 18 में, 2-3 साल पहले हुए थे। तो आप ये लगा लो, लगातार तीसरे कार्यकाल में तो अब हैं लगातार में, और एक पहले रह गई थी, फिर बीच में अपोजिशन में आई थी, यानी 4 बार पीएम बन गई। तो कोई खासियत होती है तभी कोई 4 बार बनता है। अब मोदी जी का देखते हैं, तो 4 बार बनने के लिए आप ये लगा लो कि कुछ ना कुछ तो अच्छा है। तो पिता के कुछ गुण बेटी में रहे होंगे, पिताजी ने देश अलग करवा दिया था, अलग इंडिपेंडेंट एक देश बनवा दिया था, बेटी वहां चौथी बार पीएम बनी है, 3 बार लगातार, 2009 के बाद तीसरी बार बन गई है 5-5 साल के लिए। तो लगा लो 9 से 14 बनी, 14 से 19 में हुए होंगे इलेक्शन, तो 19 से अब कब तक रहेगी, जब तक हमारी सरकार रहेगी 2024 तक। तो ये लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए, एक बार पहले ये बनी थी स्टार्टिंग में, 2000 के स्टार्टिंग वाले ईयर्स में। ठीक है, तो ये हमने देख लिया सेकंड आपातकाल। चलो आज टाइम इतना ही है, बाकी सेकंड को मैं कल समझाऊंगी और थोड़ा सा डिटेल बताऊंगी इसके बारे में, और थर्ड आपातकाल, फिर उस टाइम पे राष्ट्रपति कौन, प्रधानमंत्री कौन, कब से कब तक लगा, ये सब कल बातचीत करेंगे। ठीक है, मेरा नंबर मैंने आपको बताया था, क्या नंबर था मेरा जिसपे डाउट आ सकते हैं। ऐसे डाउट होंगे नहीं, जो लोग ढंग से मेरी क्लास लेंगे उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। 9053006116 ये है। जो क्लास में ध्यान देगा ना, मेरी क्लास में 100% चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अगर फिर भी कोई आपका डाउट बचता है ना, मान लीजिए कुछ सन में आपको गड़बड़ है, किसी मंथ में, तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीजें जो फैक्ट्स होते हैं ना, देखो 2 चीजें हैं बच्चों जीके में, एक होता है कॉन्सेप्ट और एक होता है फैक्ट। आप फैक्ट को तो कहीं से भी चेक कर लो, किसी भी गूगल की साइट पे जाओ, फैक्ट तो तुरंत निकल आएगा। प्रॉब्लम होती है गूगल से पढ़ के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, समझते हैं लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती। अब जैसे 1971 का आप युद्ध पढ़ के देखना, अब पढ़ के देखना, समझ में आ जाएगा। 65 का युद्ध पढ़ के देखना, 62 का, अब समझ में आएगा। लेकिन आप उसको मान लीजिए कुछ भी पढ़ लेंगे, इसके अलावा कहीं से कुछ भी पढ़ें जो आपने कभी सुना नहीं है, पहली बार पढ़ोगे तो लगेगा यार पता नहीं क्या लिखा है, समझ में नहीं आ रहा। तो चीज आसान बनने के बाद गूगल आपकी हेल्प करता है। तो जहां जो अटके ना कोई फैक्ट, तो आपका सबसे अच्छा दोस्त है, फैक्ट्स फाइंड आउट करने हो छोटे मोटे, तो गूगल। और वैसे कॉन्सेप्ट अगर तुम मेरी क्लास ढंग से लेते हो, तुम्हारा अटकेगा ही नहीं। ठीक है,
आज चलो मैं उस फोन को देखती हूँ क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो बता दूंगी। हाँ बिल्कुल, प्रति व्यक्ति आय में बांग्लादेश हमसे आगे पहुंच गया, क्योंकि 2 साल से तो आपकी बहुत बुरा हाल है ना आपके देश में। जो ये इनकम है उसमें कोई है ही नहीं, जब इनकम नहीं है तो टैक्स कहाँ से भरेंगे। देश का पैसा लोगों से निकलता है, जो लोग कमाते हैं वो टैक्स भरते हैं, तो आपके देश में कमाई नहीं हो पा रही है ज्यादा अच्छी, टैक्स कहाँ से आएगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं, कल इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।